हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और ये हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। हमारा सीसीएस का जो सिलेबस आता है उसमें जो एलएलबी बीएलएलबी वालों का जो अपना सिलेबस आता है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी थी। ये आपका सिलेबस है लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड से। इसमें डाउरी क्राइम्स भी आपको मेंशन किया गया है। आईपीसी क्रुएल्टी, आईपीसी में जो है क्रुएल्टी, डाउरी डेथ, रेप एंड सेक्सुअल क्राइम्स, ये सारी चीज़ें हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो है इसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मेंशन करे थे। तो मैं आपको पूरे एक्ट में से जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस हैं मैं वो कवर करने के लिए जा रही हूँ इसमें। तो द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो क्या होता था डाउरी से? आप लोगों को सबको पता है कि डाउरी क्या होती है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब शादियां होती थीं तो उस टाइम पे लड़की वाले जो होते थे वो काफ़ी सारा उनसे मांग की जाती थी दहेज की। डाउरी इज़ एक्चुअली दहेज। तो दहेज क्या होता था कि शादी के टाइम पे जो लड़की वाले लड़के वालों को देते थे, कोई भी प्रॉपर्टी होती थी या कैश या गाड़ी, पैसा, सोना, वट एवर द थिंग्स दे प्रोवाइड शादी के टाइम पे, तो उसे डाउरी कहा जाता था और कहा जाता है। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई लड़की डाउरी नहीं देती थी तो उसको काफ़ी सारे ताने सुनने पड़ते थे ससुराल में, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां इतनी टॉर्चर हो जाती थी कि वो अपने आप में सुसाइड कर लेती थी, अपने आप को जला के मर जाती थी। काफ़ी सारे केसेस सामने आने लगे। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया। तो इसमें सबसे पहले डाउरी प्रोहिबिशन की बेर एक्ट जब आप लेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन। सेक्शन 2। अच्छा, ये एक्ट कहाँ कहाँ ये होता था, ये पहले शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट ये है। सबसे पहले सेक्शन 2 डेफिनेशन ऑफ डाउरी। तो हमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन बताई गई है डाउरी की कि डाउरी एक्चुअली होता क्या है। तो हमारे बेर एक्ट के अकॉर्डिंग, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में सेक्शन 2 में मेंशन है कि डाउरी की डेफिनेशन की डाउरी एक्चुअली क्या होती है। तो इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप देते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो डाउरी की डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर बताई गई है। ए, by one party to marriage to other party to marriage, by the parents of either party to a marriage, by or by other person to either party to the marriage or any other person। ठीक है, आप कोई भी शादी के टाइम पे सामान दे रहे हो, एक पार्टी मतलब लड़की वाले लड़कों को दे रहे हैं, जो भी सामान दे रहे हैं या फिर डायरेक्टली दे रहे हैं या इनडायरेक्टली दे रहे हैं, दिस इज व्हाट डाउरी इज। अच्छा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है, डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन, या वो दी जाए और दिलवाई जाए आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, द एक्सप्रेशन वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी। आईपीसी सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे रखा है, ये हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो इतना गॉट इट कि डाउरी एक्चुअली होता क्या है। डाउरी कोई भी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिया जाता है बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू अदर पार्टी एंड बाय द पेरेंट ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय अदर पर्सन टू आइदर पार्टी टू द मैरिज और अनदर पर्सन एट और बिफोर एनी टाइम आफ्टर मैरिज in connection with the marriage of the said party but does not include dower or meher in the case of person to whom the Muslim personal law शरीयत applies। मेहर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम लॉ में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ दैट।
तो ये क्या होता है डाउरी? दहेज। एक्चुअली ये पूरा हम जो पढ़ रहे हैं ये दहेज के ऊपर हम पढ़ रहे हैं। तो ये सेक्शन 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन 2 आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि डाउरी। तो आपको कैसे लिखना है? द डेफिनेशन ऑफ डाउरी इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, which says that dowry means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly. Then A and B both the points. You can also stop the video and write down the notes from my video. This is nothing, this is bare act only. Now section 3, this is also important. Section 3, penalty for giving or taking dowry. अब क्या होने था पहले के ज़माने में, जैसे मैंने आपको बताया कि डाउरी लेना क्या था, काफ़ी बढ़ रहा था। इससे वो जो है जुर्म काफ़ी बढ़ रहा था। लोग, बहुत लड़कियां, औरतें अपने आप को मार लेती थीं टॉर्चर में आके। तो जैसे जैसे ये क्राइम बढ़ने लगा तो इसको रोकने के लिए ही तो एक्ट बनाया। तो अब क्या होता था कि इस एक्ट को लागू होने के बाद इसमें था कि कोई अगर दहेज लेगा तो उस पर क्या पेनल्टी लगी जाएगी, ठीक है। तो पेनल्टी ऑफ गिविंग और टेकिंग डाउरी, ये सेक्शन 3 इस एक्ट का हमें बताता है कि अगर कोई लेगा तो उसको क्या सज़ा होगी। इफ़ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई भी पर्सन इस एक्ट के लागू होने के बाद गिव्स और टेक्स और अबेट्स द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, ही शैल बी पनिश्ड with the imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and with fine which shall not be less than 15,000 rupees or the amount of value of such dowry whichever is more, provided that the court may for adequate and special reason to be recorded in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term for less than 5 years. ठीक है, क्या है? सिंपल सा, अगर कोई भी डाउरी लेता है, ठीक है, तो उस पे क्या है, उसको सीधी सीधी इम्प्रिजनमेंट है 5 इयर्स की और फाइन है 15,000 का कम से कम, और या तो फिर अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल सच डाउरी विच एवर इज मोर, जो भी उन्होंने डाउरी लिया है। तो ये एक्ट क्या है? अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के लागू होने के बाद गिव्स एंड टेक्स द डाउरी, देन ही शैल बी पनिश्ड विद 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 5 years and with imprisonment 5 years, which shall not be less than 15,000 rupees fine and amount of such valuable dowry whichever is more. Section 2 and section 3 is done. Now हमने पढ़ लिया डाउरी क्या है, डाउरी लिया तो क्या होगा। अब डाउरी की डिमांड करी तो क्या होता है, ये सेक्शन 4 में हमें बताया गया है। इफ एनी पर्सन डिमांड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स और गार्जियन ऑफ अ ब्राइड और ब्राइडग्रूम, as the case may be any dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 2 years, and with fine which may extend to 10,000 rupees. ठीक है, तो क्या होता है, अगर कोई भी बंदा डिमांड करता है डाउरी की सामने से, ठीक है, अगर कोई भी बंदा डिमांड करता है सामने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पेरेंट से या किसी रिश्तेदार से या उसके गार्डियन से, ब्राइड या ब्राइडग्रूम के, ऐसे केसों में उसको क्या सज़ा होगी, उसको कम से कम 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट, जो कि बढ़ के 2 साल भी हो सकती है, और जो कि जिस पे जुर्माना 10,000 रुपये का भी लगेगा। तो ये आता है हमारा सेक्शन 4 डाउरी। देन उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि जिस पे हमारा लास्ट टाइम क्वेश्चंस भी आते हैं, वो है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर क्या होता है, ये सेक्शन 8 डाउरी में है मेंशन, सेक्शन 8 क्लॉज बी। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर,
The state government may appoint as many dowry prohibition officer as it thinks fit and specify the areas in respect of which they shall exercise their jurisdiction and powers under this act. Every dowry prohibition officer shall exercise and perform the following powers and functions, namely to see that the provision of this acts are complied with, to prevent as far as possible the taking or abetting the taking of or demanding of dowry, or to collect such evidence as may be necessary for the prosecution of person committing offence under the act, to perform such additional function as may be assigned to him by the state government or as may be specified in the rules made under this act. ठीक, क्या होता है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंट करती है जो उन्हें ठीक लगता है एक एरिया के अकॉर्डिंग, विच दे एक्सरसाइज, जो अपना काम करते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन और पावर के सीमित में। क्या करते हैं, एवरी प्रोहिबिशन ऑफिसर शल एक्सरसाइज, वो कुछ परफॉर्म करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं वो ये देखते हैं टू सी दैट द कि इस एक्ट के प्रोविजन कंपाइल हो रहे हैं या नहीं, टू प्रिवेंट एज फार एज पॉसिबल द टेकिंग और अबेटिंग टेकिंग ऑफ डिमांडिंग ऑफ डाउरी, कम से कम वो जितने डाउरी की डिमांड्स रोक सकें वो करते हैं। और उसके बाद ये सारे मतलब प्रिवेंशन करते हैं डाउरी लेने देने से, इनकी डिमांड से, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये उनका काम होता है। टू कलेक्ट सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन, वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं ताकि प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन कमिटिंग ऑफेंस, कि कोई भी ये अगर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करना ये इनके काम है। टू परफॉर्म सच एडिशनल फंक्शन एज मे बी असाइन टू हिम बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। उसके बाद हमारा आता है आईपीसी। हमारे आईपीसी में दे रखा है सेक्शन 304B के अंडर डाउरी डेथ, 304B डाउरी डेथ। डाउरी डेथ क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको छोटे से एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि अपने ससुराल वालों के टॉर्चर में आकर, क्योंकि फैमिलीज़ मोस्टली पुअर होती थी और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे जितना वो शादी में लगा देते थे, बट देन अगर कोई अच्छा नहीं भी लाती थी दहेज अपने घर से तो उनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ता था। और इन्हीं टॉर्चर की वजह से सास के ताने, इसके ताने, उसके ताने, लड़कियां क्या होता था, औरतें अपने आप को फांसी लगा लेती थी और बहुत सारे टॉर्चर में आके मेंटल टॉर्चर की वजह से अपने आप को सुसाइड कर लेती थी। तो ये सारी चीज़ों में ये होता, इसे कहते थे हम डाउरी डेथ, मतलब दहेज प्रथा से किसी की मृत्यु का हो जाना, वो डाउरी डेथ। और ये एक जुर्म है हमारे आईपीसी के अंडर सेक्शन 304 क्लॉज बी में। वेयर द डेथ ऑफ अ डाउरी, अब आईपीसी सेक्शन 304B डाउरी डेथ कहता क्या है, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और अकर्स अदरवाइज then under normal circumstances within 7 years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband and any other relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death and such husband or relative shall be demanded to have caused her death। समझ में आया? अगर कोई भी किसी भी औरत की मृत्यु हो जाती है जलने की वजह से, किसी बॉडी इंजरी की वजह से या किसी भी और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की वजह से विद इन 7 years ऑफ अ मैरिज, उसकी शादी के 7 साल के अंदर अंदर ये दिखाया जाए कि उसकी मृत्यु जो हुई है वो उसके हस्बैंड की क्रूएल्टी, उसके हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली वालों के हैरेसमेंट की वजह से, उनके क्रूएल्टी करने की वजह से हुई है और उनके डाउरी डिमांड की वजह से हुई है, तो उस डेथ को डाउरी डेथ कहा जाता है। और ऐसे में हस्बैंड और रिलेटिव जो हस्बैंड के हैं उनको उसकी डेथ का जिम्मेदार ठहराया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, तो अब क्या होता है, whoever is commit dowry death shall be punished with the imprisonment for term which shall not be less than 7 years and which may extend to imprisonment of life। तो डाउरी डेथ जो है
ये बहुत सीरियस क्राइम है ऑफ कोर्स। इसको शादी के 7 साल के अंदर तक का आपका टाइम रहता है, जब भी आपके साथ हुआ आप इसको रिपोर्ट करा सकते हो। इसमें सज़ा होती है 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस या फिर और ये बढ़कर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है डाउरी डेथ आईपीसी के अंडर। नाउ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, आईपीसी सेक्शन 498A हमें बताता है हस्बैंड और रिलेटिव और हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी। तो ये क्या कहता है, हुएवर बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, shall also be liable to fine। अगर हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली का कोई भी इंसान, कोई भी रिलेटिव हस्बैंड की साइड से किसी भी वुमेन के साथ क्रुएल्टी करते हैं तो उसको क्या होता है, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है प्लस फाइन भी है। तो हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड सेक्शन 498A क्रुएल्टी ये मेंशन है अपना आईपीसी के अंडर। तो इसमें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही था जो हमको कवर करना था, ठीक है। और बाकी बेर एक्ट तो आपके पास है ही। और अगर हम एग्ज़ाम पर्पस से देखेंगे, अच्छा ओके, तो हमारा एग्ज़ाम पर्पस से यही 2-3 टॉपिक्स हैं जो हमें क्लियर करने बहुत ज़रूरी थे। और इसी के ऊपर हमसे इस एक्ट में हमें यही 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डाउरी ऑफिसर और व्हाट इज़ डाउरी सेक्शन 2 में जो डिफ़ाइन है, उसके बाद 498A और आपका 304B जो अभी हमने पढ़ा, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ एक चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये आईपीसी में आप डिफाइंड है। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज़ और परपर्ट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंड, ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्ट, एक्सटिंग्विश और रिलीज, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी और हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट, ठीक है। तो ये होता है आईपीसी सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये वाला यहीं पर एंड करती हूँ। और बाकी अगर और भी कुछ रहता है इम्पॉर्टेंट तो हम कवर करेंगे। बाकी एग्ज़ाम पर्पस से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये हमारा इम्पॉर्टेंट है जो भी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में हमें पता होना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।